मैं डॉक्टर शबनम काशी कला कस्तूरी के फेसबुक मंच पर मैं अपने सभी नाज़रीन का, सभी श्रोताओं को आदाब करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज काशी कला कस्तूरी का स्पेशल प्रोग्राम जीना इसी का नाम में आज हमारे साथ हैं प्रसन्न कुमार खमेसा जी, जो आप आईजी पुलिस भरतपुर राजस्थान में। सर, जीना इसी के नाम कार्यक्रम में जो काशी कला कस्तूरी का स्पेशल कार्यक्रम है, स्पेशल ये हमारा प्रोग्राम होता है और ऐसे लोगों को इसमें हम लोग ले आते हैं जो समाज में आम लोगों से अलग हटकर उनकी सोच है, उनके काम है, उनका अंदाज है। सर, आपका भी काशी कला कस्तूरी के इस जीना इसी के नाम कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। नमस्कार। सर, आपको बनारस के इस मंच पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। काशी सांस्कृतिक राजधानी है और ऐसे में और संगीत का गढ़ है और ऐसे में एक संगीत प्रेमी, एक कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी और खेल प्रेमी, साहित्य प्रेमी के रूप में आज काशी कला कस्तूरी के लिए आप बहुत ही हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इतने प्रेम आपकी जिंदगी में आए, जिंदगी के किस हिस्से में इतने प्रेम उमड़े और इतनी तरह की चीजें, आपकी शख्सियत हमागीर है, आप वर्सटाइल, आपकी पर्सनालिटी है। तो आपकी जिंदगी के पन्नों को मैं पलटना चाहूंगी जहां इतने प्रेम ने जगह दी। जी सर। सबसे पहले मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आदाब अर्ज़ है। आज मुझे काशी से जुड़ने का मौका मिला। काशी मैं अभी तक आ नहीं पाया, वाराणसी कभी मैं अपनी ओर से दर्शन करने के लिए कभी हाजिर नहीं हो पाया। जल्दी उम्मीद करता हूँ कि कभी न कभी शीघ्र काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और काशी की जो एक पौराणिक नगरी है और जिसके लिए मार्क ट्वेन जैसे लेखक ने ये कहा कि यहाँ हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, लीजेंड्स सबसे ज़्यादा पुराना अगर कोई शहर है, उन सब की एज भी अगर मिला ली जाए तो काशी उनसे भी पुराना है। ऐसे शहर से मेरा आज जुड़ना, चाहे फेसबुक के माध्यम से ही सही, लेकिन मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक पौराणिक नगरी, महाभारत कालीन नगरी, और जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने बुद्ध धर्म का पहला लेसन सारनाथ के पास में दिया था, तो मेरे लिए बड़ी ये एक अच्छी आज बात हुई है कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ पाया और बनारस के सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत मैं प्रणाम उनको करता हूँ। रहा सवाल जिंदगी के विभिन्न मोड़ पे किस तरीके से कैसे क्या जिंदगी एक आम इंसान की जैसी जिंदगी होती है, वैसे ही मेरा भी एक जीवन रहा है। जहाँ जैसा हो पड़ा उन किस्म के स्कूलों में पढ़ना मेरा रहा है। फादर चूँकि एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी रहे हैं पीएचडी राजस्थान में, उनके साथ साथ जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होते रहे तो 56 में उनके साथ ही कभी गाँव में, कभी कस्बों में, कभी बड़े शहर में ट्रांसफ़र होते रहे फादर के, तो हम भी उनके साथ घूमते रहे और उस दौरान में जहाँ जैसे अच्छे स्कूल मिले तो अच्छे स्कूल, जहाँ जिस किस्म के स्कूल मिले उसमें हम पढ़ाई की है। तो एक ये कहना चाहिए कि जैसे आपके काशी में विभिन्न घाट है और उन घाट की एक अलग अलग माया है, इसी तरीके से अलग अलग स्कूलों की एक अलग अलग सीख हमें मिली, अलग अलग विभिन्न किस्म के लोग साथ में मिले और उसी से ये परिणाम रहा कि डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ में हमारा एक सानिध्य बनता चला गया और लाइफ में अलग अलग चीज़ों का जुड़ाव होता चला गया। जी सर, इस वक्त हमारे साथ बनारस घराने की मशहूर गायिका
शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका विदुषी सुचरिता गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं और आप काशी कला कस्तूरी की वाइस प्रेसिडेंट हैं। नमस्कार प्रसन्ना जी, बहुत खुशी हुई हमारे कला कस्तूरी में आप आज पधारे और ऐसे आप जैसे लोगों को इस तरह से फेसबुक के जरिए कैसे मैं स्वागत करूं। तो बनारस की तरफ से मैं एक बनारसी चीज सुना के आपका स्वागत करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। जरूर जरूर जरूर। एक बनारसी दादरा आपके स्वागत में। जी। कन्हैया डगरा चला, कन्हैया डगर बिच कैसे चलो मगरों के, कन्हैया बिची डगर बिच कैसे चलो मगरों के, कन्हैया बेपीर डगर बिच कैसे चलो, हाँ कैसे चलो, हाँ कैसे चलो मगर कैसे चलो मगरों के, अरे हाँ मगरों के, अरे हाँ जी मगरों के, कन्हैया बेपीर डगर बिच कैसे चलो मगरों के, कन्हैया बेपीर डगर बिच मैं जमुना जल भरन जात रही, मैं जमुना जल, मैं जमुना जल, मैं जमुना जल भरन जात रही, भरन जात रही, भरन जात रही, मैं जमुना जल भरन जात रही, ठाड़े जमुना के तीर रे सखीर मोरी, ठाड़े जमुना के तीर रे सखीर मोरी, रोके अरे हाँ मगर रोके, अरे हाँ जी मगरों के, कन्हैया बेपीर डगर बिच कैसे चलो मगरों के, कन्हैया बेपीर डगर बिच, हाँ हाँ डगर बिच हो डगर बिच। ये बड़ी पुरानी दादरा है, आपका स्वागत है। और एक गंगा द्वारे में आप आए हैं, आपका स्वागत है। गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे जो मोर गंगा माई मन सा पूजबे, हाँ मन सा पूजबे, आर पर माला चढ़ैबे बधैया बाजे, आर पर माला चढ़ैबे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे। हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो हम बधैया गाते हैं गंगा द्वारे, बिना गंगा जी के हमारा काम नहीं चलता है। सो आप आए हमारे कला कस्तूरी के मंच पर, इसलिए आपको मैं नमन करती हूँ। मैडम सुचरिता जी ने आज मुझे गिरजा देवी जी की याद दिला दी, जो आपकी बनारस से ही है। जी जी जी। इतना बड़ा नाम मैंने सुचरिता जी का सुना है और आज वैसी ही गायकी इनकी सुनने को मिली, और मुझे ये भी बहुत सौभाग्य की बात लग रही है कि BHU से डॉक्टर शबनम, जो कि और जिस तरीके से काशी कला कस्तूरी
को आप चला रहे हैं, और मैडम आपके साथ में आप दोनों मिलके जिस हिसाब से इस संस्थान को कला और हमारा जो देश का लिटरेचर, आर्ट, कल्चर उसको बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, क्योंकि काशी हमारी कला और आर्ट लिटरेचर की एक नगरी है, और उस नगरी में रह के जो उस हिंदुस्तान की हमारी एंशियंट आर्ट एंड कल्चर को बढ़ाने का जो वास्तविक काम आपके द्वारा किया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम बहुत जोर शोर से ऐसे ही चलता रहेगा। और जी जी काशी के बारे में ये कहा जा सकता है कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, जी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारी अनंत काल तक की यात्रा काशी की इसी तरीके से चलती रहेगी। क्या और बात। तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हमारे बीच में अभी जस्ट मैं देख रहा था मैसेज में, हुसैन बंधु भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे काफ़ी मित्र लोग भी हैं, आप काशी से भी, पूरे देश दुनिया से जो काशी कला कस्तूरी को सुनने वाले लोग हैं, आज वो सब यहाँ हैं। मैं उनको भी काशी कला कस्तूरी जैसे संस्थान के साथ जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ कि आप लोग भी उनके साथ मिलकर हमारी इस पुरानी जो धरोहर है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सभी मिलके काम कर रहे हैं। मैं इसमें अपना योगदान देके मैं भी अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि हम अपनी धरोहर को बचाएं, हम अपनी धरोहर को बढ़ाएं और अपनी धरोहर को नई पीढ़ी तक संजोने का काम करें। यही हम सबका एम है और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं फिर आपके जिंदगी के पन्नों को पलटना चाहूंगी कि किस तरह से एक आईपीएस अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर म्यूजिक की तरफ रुझान कैसे होता है। हालांकि अभी मैं बारी बारी से बहुत सी चीज़ों, आर्ट कल्चर पर मैं आऊँगी, स्पोर्ट्स पर भी मैं आऊँगी, लेकिन सबसे पहले म्यूजिक की तरफ कि म्यूजिक में आपको गज़लों का भी शौक है, शेर व शायरी का, क्योंकि आपकी जो संस्था है सृजनदा इस्पात, उससे बड़े बड़े कार्यक्रम मुशायरों के भी होते हैं, मैंने ये देखा। तो किस तरह म्यूजिक के साथ साथ शेर व शायरी का शौक, गज़लों का शौक कैसे हुआ? मैडम, मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि हर आदमी की एक प्रोफेशनल लाइफ से अलग हटकर एक निजी ज़िंदगी भी होती है, और प्रोफेशनल लाइफ उसकी अपनी जगह है। निजी ज़िंदगी में मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो भी मुझे इंटरेस्ट क्रिएट हुए थे, वो बचपन से ही, जब मैं न तो पुलिस अधिकारी था, न कॉलेज में आया था, उसके पहले स्कूली दिनों से ही ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। स्कूल के दिनों में जब 5-6 साल का जब था, तब से अलग-अलग लिटरेचर पढ़ने का, अलग-अलग म्यूज़िक सुनने का एक शौक बहुत कम एज में शुरू हो गया था। और जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि क्योंकि हम अलग-अलग शहरों में रहे, तो अलग-अलग शहरों में अलग-अलग मुकाम पे अलग-अलग लोग मिले बचपन में ही। जो दोस्त लोग, कोई किस में इंटरेस्ट रखता था, कोई स्पोर्ट्स में रखता था, कोई लिटरेचर में रखता था, कोई आर्ट एंड कल्चर में रखता था, तो उनके साथ जुड़ाव होता चला गया। इसी तरीके से डिफरेंट हमारे गुरु मिले, उन गुरु ने अलग-अलग हमें उस वक़्त जो भी स्कूल के दिनों में पढ़ाई हुआ करती थी, मैं सोचता हूँ कि आज के दिनों में स्कूल में जो सेंट्रिक पढ़ाई हो गई है, वो केवल एक करियर ओरिएंटेड पढ़ाई हो गई है। उन दिनों में चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ टीचर्स बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। और उसके अलावा घरों में भी, तो मैंने ये चीज़ खुद महसूस की है कि हमारे समय में हमारे दादाजी, हमारे फादर वो अलग सब्जेक्ट्स में, अलग-अलग विषय वस्तु में वो स्वयं भी ध्यान देते थे। घर पे अलग-अलग किस्म की मैगज़ीन्स आती थी, अलग-अलग न केवल प्रोग्राम्स रेडियो के सुने जाते थे, क्योंकि रेडियो उन दिनों एक बड़ा एक अथॉरिटी चीज़ हुआ करती थी। आज की जनरेशन रेडियो से थोड़ा दूर हो चुकी है, केवल एफएम पे गाना म्यूज़िक के लिए ज़रूर एक रेडियो ऑन करती है। लेकिन उस वक़्त रेडियो भी एक अपने आप में ज्ञान देने का बहुत बड़ा साधन था। न्यूज़पेपर, आज की पीढ़ी थोड़ा न्यूज़पेपर से अलग हट के चली गई है, क्योंकि हम लोग केवल गूगल और फेसबुक और ट्विटर, इन चीज़ों पे हम ज़्यादा हो गए हैं। इससे ज्ञान, जो एक ओरिजिनल ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, वो ज्ञान की कहीं न कहीं हमें किताबें पढ़ने की कमी आ गई है, न्यूज़पेपर पढ़ने की कमी आ गई है, साहित्यिक मैगज़ीन पढ़ने की कमी आ गई है। तो उस वक़्त हम लोग ये सब
इन चीज़ों में रहा करते थे और साथ के साथ शाम के वक्त में स्पोर्ट्स के मैदान पे भी जाया करते थे। तो मैं सोचता हूँ कि बचपन से ये कैसे ग्रूमिंग होती चली गई और वो ग्रूमिंग आगे जाके जब हम स्कूल में जब 10वीं 12वीं में आए, उसके बाद में जब कॉलेज में गए, तो इवन जब आईपीएस जो इसका एग्जामिनेशन आरएएस का हमने एग्जामिनेशन दिया था और एज आरपीएस डीवाईएसपी मेरी पोस्टिंग हुई थी, उसके पहले ही ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में इनकलकुलेट हो चुकी थी। तो इस वाली लाइफ का जो है वो प्रोफेशनल लाइफ से बिल्कुल भी अलग हटके हमेशा रहा और मुझे खुशी है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी 30 वर्षों में आज मैं अभी एज आईजी भरतपुर के तौर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, उसको कहीं भी अपने ऊपर अपनी व्यक्तिगत लाइफ के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए इन दोनों बातों में कि एक आईपीएस अधिकारी होने में और एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीने में मैं नहीं सोचता कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, आप शायद म्यूट हैं। सर अभी थोड़ा सा, क्योंकि बनारस के अरविंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि अभी फिर वो जुड़ जाएं और उनका भी ऑफ है। और ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब उसके न्यूज़पेपर के, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के। सर जैसा कि आपने अभी कहा, अरविंद मिश्रा जी, हाँ जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान पेपर के बनारस में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका नाम लेकर ही हम लोगों को एक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आपके नाम का जो गुण है वो हम लोगों पर असर डाल रहा है। और अभी मैं आप लोगों की चर्चा सुन रहा था, काशी की जीवन धारा विगत 5000 वर्षों में कभी नहीं टूटी। ये इतना पुराना जीवंत शहर है और इस जीवंत शहर का नागरिक होने के नाते, एक गौरव के नाते, ये मुझे गौरव महसूस होता है कि ईश्वर ने मुझे काशी में जन्म दिया, काशी में मेरे लिए जगह स्थान चुना। तो ये गौरव भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी ही है जिसने काशी कला कस्तूरी और ऐसे संगठनों से जोड़ा मुझे। और आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके एक ऐसा विश्वास मन में पनप रहा है कि महामारी काल में जो स्थितियां छिन्न भिन्न हो गई हैं, बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, जो कड़ियां, उनको हम कहीं ना कहीं से जोड़ने में फिर से कामयाब होंगे। और इसी से सिलसिले से मैं आपसे एक ये प्रश्न करना चाह रहा था कि जो परिस्थितियां हम यहाँ बनारस में झेल रहे हैं, लगभग वैसी ही परिस्थितियां आप भरतपुर में वहां झेल रहे हैं और पूरी दुनिया लगभग एक ऐसे ही क्राइसिस से गुजर रही है जिसका समाधान खोजने में सब लोग लगे हैं। और धर्म, संस्कृति, संगीत, साहित्य एक ऐसा बिंदु है जो इस समाधान की ओर हमें अग्रसर करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वहां अभी किस स्थितियों में आप लोग सांस्कृतिक आयोजनों को कर रहे हैं और भविष्य की क्या रूपरेखा आपने अपने दिल दिमाग में तैयार की। अरविंद जी, सबसे पहले तो आप चूंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं और बनारस से हैं, और जो एक भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब की एक नगरी रही और जिन्होंने हिंदी को एक नया मुकाम, जिसको कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य की जो शुरुआत हुई है, और अब से चर्चा होने से मुझे ऐसा लग रहा है ये जो यात्रा है, साहित्य और संगीत की जो यात्रा है, ये इस किस्म के पेंडेमिक से कभी रुकने वाली नहीं। हो सकता है कि इसमें टेम्पररी 1-2 साल का कोई ब्रेक किसी न किसी रूप में आया हो, लेकिन हम ये डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बाबा विश्वनाथ सभी स्थितियों को जल्दी अच्छा करेंगे और फिर से एक बार ऐसा मौका आएगा कि जब लाइव प्रोग्राम आर्ट एंड कल्चर के जितने भी हैं हमारे संस्कृति के, चाहे वो गज़ल के प्रोग्राम हो, चाहे संगीत के प्रोग्राम हो, चाहे सुगम संगीत के हो, चाहे शास्त्रीय संगीत के हो, सब शुरू हो सके। मेरा डेफिनेटली ये मानना है कि इस फेसबुक के दौरान, क्योंकि पिछले 1.5 साल से
अधिकतर संगीत और साहित्य की गतिविधियां जो हैं ये फेसबुक पर सिमट के रह गई है, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम परिस्थितिवश सारे बंद हो चुके हैं। आर्ट एंड आर्टिस्ट के लिए थोड़ा ट्रबलसम समय भी रहा है, और इस समय से निजात पाने के लिए और अपने आप को एक्टिव बनाए रखने के लिए काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया। इसी क्रम में हमारी जो उदयपुर में हमारे मित्रों ने एक संस्था शुरू की है। मित्रों के द्वारा, इस संस्था के द्वारा बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, लाइव स्टेज प्रोग्राम 2013 से लेके 2020 तक लगातार किए जाते रहे। लेकिन चूँकि प्रॉब्लम्स आई, पैंडेमिक आया, तो इसमें फेसबुक लाइव के माध्यम 1.5 साल से, गत 1.5 वर्षों से हमारी संस्था ने सजन द स्पार्क जिसका नाम है, और उसके 16 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर इंडिया में हैं, 4 चैप्टर बाहर यूएस, यूके, कनाडा एंड यूएई में हैं। ये सभी लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें नए आर्टिस्ट, पुराने जो मंजे हुए आर्टिस्ट, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं हर शनिवार रविवार को, और लोगों के साथ जुड़ते हैं, अपना आर्ट लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं। इसमें सभी विधाओं को शामिल किया गया है, चाहे वो क्लासिकल डांसेज हो, चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, चाहे गज़ल हो, चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे कव्वाली हो, सभी को इसमें जगह दी गई है। इवन फोक संगीत को भी इसमें जगह दी गई है। क्या और बात। लगा 165 प्रोग्राम अभी तक फेसबुक लाइव गत मार्च में शुरू किए थे, और 165 प्रोग्राम अभी तक किए जा चुके हैं, जिसमें आला दर्जे के कलाकारों के अलावा नए उदीयमान कलाकार भी काफ़ी इसमें लगातार आ रहे हैं, और व्यूअरशिप भी इसकी काफ़ी आज तक करीब 35 लाख से ऊपर व्यूअरशिप इसकी टोटल जा चुकी है, अलग-अलग प्रोग्राम्स की मिलाकर। तो मैं सोचता हूँ कि इसी तरीके से और भी काफ़ी संस्थाओं ने भी काम किया है, और आर्ट एंड कल्चर को, हमारे संगीत को, हमारी इस साहित्य की यात्रा को, जो हमारे देश की एक जीवंत, जिसको कहना चाहिए कि धरती है, उसको जिंदा रखने का एक प्रयास किया है। बट इसके बावजूद भी काफ़ी जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि आर्टिस्ट कहीं ना कहीं मॉनेटरी दिक्कत में भी दिख रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनका तो काम चल रहा है, लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट हैं और जो केवल बड़ी संगत करते हैं या कोई दूसरे स्टेज प्रोग्राम के ऊपर ही आश्रित है, तो उसके लिए भी हमारी संस्था ने एक काम किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में टाई अप किया है, और उन आर्टिस्ट को हेल्प करने का भी एक प्रयास, एक छोटा प्रयास हमारी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। ये प्रयास जो छोटे स्तर के कलाकारों की मदद का जो प्रयास है, ये बहुत ही सार्थक है और ये आवश्यक भी है, क्योंकि काशी में भी हर श्रेणी के कलाकार हैं। कुछ ऐसे कलाकार हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रखते हैं, मगर बहुत बड़ी संख्या ऐसे कलाकारों की है जो मंदिरों और मठों के आयोजनों से अपनी आजीविका चलाते रहे हैं। मंदिरों में और वार्षिक श्रृंगार के अवसर पर या शादी विवाह में कुछ इस तरह के लोक गीतों के आयोजन के बहाने उनकी रोजी रोटी चलती रही है, मगर पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल ठप हो चुका है। तो क्या या यूपी में तो अभी तक शासन स्तर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ऐसे कलाकारों की मदद के लिए, क्या वहां भी सरकार के स्तर पर ऐसी ही स्थितियां हैं? नहीं, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि यूपी में भी और राजस्थान में भी दोनों तरफ सरकार भी इसमें हेल्प कर रही है, और क्योंकि यूपी में भी आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सम्मान और राशि भी दी जाती रही। पहले से हम देखते आ रहे हैं कि ये काफ़ी कार्यक्रम होते रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान सरकार भी अपनी तरफ से सारी कोशिश ऐसे आर्टिस्ट को हेल्प करने के लिए एक कर रही है। तो सरकार के लेवल पे तो सारे प्रयास हो रहे हैं, बट फिर भी एक लिमिटेशन हो जाती है। तो इसमें एनजीओज़ को और ऐसे लोग जो हमारी इन संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज़ हैं, उनको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और उनकी हेल्प के साथ ही ये समन्वित प्रयास तब होगा, तभी सभी की हेल्प हो पाएगी, और इस मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में सभी की मदद हो पाएगी। बदली हुई भूमिका में, बदले हुए दौर में सृजन द स्पार्क की भूमिका आपको किस तरह से के भविष्य में दिखाई देती है? चूँकि हमारे सभी साथी जो हिंदुस्तान में 12 जगह सेंटर्स हैं, उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद,
और राजकोट, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जैसे ही माहौल ठीक होगा, तो इन सब जगह लाइव स्टेज प्रोग्राम तो वहाँ की संस्था, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ के लोग इनके साथ में संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सभी सक्षम लोग हैं और अपने लेवल पे हर इंडिविजुअल कुछ न कुछ करने की एक क्षमता रखता है। तो और सभी आर्ट एंड कल्चर को दिल से चाहते हैं, संगीत को दिल से चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये एक प्रयास रहेगा कि वह सभी मिलकर सभी जगह आर्टिस्ट को बढ़ाने का एक काम करें, अच्छे आर्टिस्ट को मौका दें। साथ के साथ चूँकि अब समय परिवर्तन हुआ है और फेसबुक के माध्यम से तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन प्रोग्राम रहता है जश्न परवाज, जो उदयपुर में जहाँ एपेक्स पड़ी है सजिंदा स्पार्क की, वहाँ ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। 2014 से ये प्रोग्राम लगातार जश्न परवाज करके एक एनुअल प्रोग्राम रहता है। उसमें देश के तमाम बड़े आर्टिस्ट जिन्होंने संगीत की सेवा की है, साहित्य की सेवा की है, उनको बुला के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें देश के बड़े संगीतकार, बड़े ऊंचे कलाकार, उन सभी को बुला के एनुअल फंक्शन में सम्मानित किया जाता है। आपको जान के खुशी होगी कि कल्याण जी, आनंद जी भाई वाले आनंद जी भाई, आनंद मिलिंद जी, शैलेश लोढ़ा जो बहुत फेमस एक्टर एंड पोइट हैं, रूप कुमार राठौड़ जी, उषा मंगेशकर जी हैं और मनोहर उदास जी हैं, और चूँकि आप लिटरेचर के फील्ड से है तो योगेश जी, जिन्होंने बहुत ऐसे मीनिंगफुल फिल्मी गाने लिखे, तो योगेश जी जैसे कालजयी कवि को भी बुला के उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए हैं। लेकिन इनके साथ साथ हमारी संस्था ने एक और चीज़ तय की कि आर्ट एंड कल्चर को, जैसे आप काशी कला कस्तूरी में आप जिस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो जो मैं नाम लिया था ये तो फेसेस हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पीछे भी, संगीत को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोग हैं जो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन पे नहीं दिखते। तो उनको भी हर प्रोग्राम में हर साल 6 जनों का पूरे इंडिया से छांटा जाता है और उनको भी अवार्ड दिए जाते हैं। और मुझे खुशी है कि उसमें एक अवार्ड ओंकारनाथ ठाकुर साहब के नाम से भी है। वही ओंकारनाथ ठाकुर जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूजिक फैकल्टी के पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और उनके गुरु डीवी पलुस्कर जी के नाम पे भी हम लोग एक पुरस्कार देते हैं। ओंकारनाथ ठाकुर साहब के नाम पे, पलुस्कर साहब के नाम पे, और भी देश के जो हमारे ऐसी अमूल्य धाती हुई है, जैसे अमीर खुसरो साहब हैं, और खेमचंद प्रकाश जो, जिन्होंने लता मंगेशकर जी का पहला गाना जो फिल्म म्यूजिक में जो हिट हुआ, महल का आएगा आने वाला, नंदलाल बोस जैसे देश के बहुत बड़े आर्टिस्ट, उनकी नाम से भी अवार्ड, हमारे 6 अवार्ड टोटल दिए जाते हैं। तो उसमें हम ऐसे लोगों को जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के संगीत की साधना की है और संगीत के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उनको भी अवार्ड इन प्रोग्राम में किया जाता है। मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम जितने भी चैप्टर्स हैं वह इसी तरीके से अपने अपने स्तर पे और भी कार्यक्रम आयोजित करते हुए देश के तमाम कला प्रेमियों को, और चूंकि 4 चैप्टर हमारे बाहर भी हमारी संस्था के जो सारे साथियों ने मिलके वहाँ भी 4 शुरू करवाए हैं, तो ये हमारा टीम वर्क है। ये इंडिविजुअली किसी हमारे कुछ दोस्त लोग हम बैठे थे और अचानक ये एक सुझाव बना और इस पे काम हुआ, और फिर जैसा मैंने कहा कि लाइक माइंडेड पीपल जुड़ते चले गए, उन लोगों ने अपने अपने स्तर पे इसको शुरू किया है। तो मैं सोचता हूँ कि जैसा भी आगे भविष्य हमें किस मुकाम की तरफ ले जाता है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि देश विदेश में संगीत को एक सेवा कर सकें, एक छोटी सी सेवा संगीत की कर सकें, ये कोशिश हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी। हम संगीत की सेवा करेंगे, और सिर्फ छोटी सेवा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सेवा करेंगे, इस संकल्प के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि एक ऐसी संस्था के साथ आज काशी कला कस्तूरी का जुड़ाव हो रहा है जो संगीत, साहित्य और संस्कृति तीनों विधाओं के लिए समान रूप से समर्पित है।
और इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं चाहूंगा कि शबनम जी जिन्होंने बहुत सारे सवाल आज तैयार कर रखे हैं आपके लिए, वो अपने सवालों के पिटारे में से कुछ और सवाल निकालें, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाए। शबनम जी। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं उन लोगों को अवार्ड देता हूं जो पर्दे के पीछे ज्यादातर काम कर रहे हैं। तो सर, ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और जिनको इस तरह का कि उनको ये लगे कि हाँ, हमको ये अवार्ड मिला है। तो मैं चाहूंगी कि बनारस के भी युवा इसमें शामिल हो, बनारस के बच्चे भी इसमें शामिल हो और आपके इस अवार्ड सेरेमनी में और इस अवार्ड के हकदार भी बने, क्योंकि बनारस तो संगीत का गढ़ है और बनारस के कड़कड़ में संगीत है और यहाँ के बच्चे बच्चे में और कुछ ऐसे गुरुओं को भी मैं चाहूंगी कि जो यहाँ बनारस के संगीत को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं सृजनदा स्पार्क से जोड़ना चाहूंगी वहां से, ताकि सर ये सब जो अवार्ड होते हैं वो ऑब्वियसली वो लोगों को बढ़ाते हैं, लोगों के उत्साह को बढ़ाते हैं और उनमें एक एनर्जी आती है कि नहीं, मुझे करना है, मेरी मेहनत को, मेरी चीजों को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है, तो वो आगे जरूर बढ़ते हैं। तो सर, मैं इसमें बनारस को भी जरूर जोड़ना चाहूंगी। आप बोलिए। श्योर मैडम। और एक विनम्र सबमिशन की अवार्ड, क्योंकि हमारा, मैंने जैसे पहले बताया, टीम वर्क है पूरा सृजनदा स्पार्क का। हम कभी ये नहीं मानते कि इसमें हमारा कोई विशेष रोल है, हमारी पूरी टीम का एक रोल है और पूरी टीम मिलकर ये डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए। तो सब अपने अपनी जगह, ये हमारे एज ए टीम वर्क ये पूरे लोग काम कर रहे हैं। सृजनदा स्पार्क एज ए होल इन अवार्ड को आयोजित करता है। दूसरी चीज़, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अवार्ड जो है आदमी को मोटिवेट करता है और विशेष रूप से बच्चों को, और जो लोग अपने युवापन में हैं उनको अगर राइट टाइम पे उनकी सर्विसेज को, उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी हैं, उनको अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो उनको आगे बढ़ने का ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि आज हम सृजनदा स्पार्क के तौर पे काशी से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली काशी के, क्योंकि आपकी नगरी तो बिस्मिल्लाह खान साहब की, रविशंकर जी की, सभी की नगरी है। और मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे सृजनदा स्पार्क के एक जो पैटर्न है, एक स्तंभ है, रोनू मजुमदार जी, जो हिंदुस्तान के जाने माने फ्लूट आर्ट प्लेयर हैं, वह भी चूँकि मूल रूप से आपके बनारस के ही रहने वाले हैं और हमारे पैटर्न भी हैं, तो उनका भी हमें बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है। और ऐसी नगरी जो आर्ट एंड कल्चर की, जैसे मैंने शुरू में भी आपको कहा कि गिरजा देवी जी जैसी क्लासिकल सिंगर, सितारा देवी जी जैसी डांसर, गोपी कृष्ण जी जो जैसे प्रसिद्ध कथक नर्तक, मतलब जितने भी आर्टिस्ट, देश के बड़े तमाम नाम जिनको हम कह सकते हैं, वो बनारस से आए हैं। और बनारस में मैं सोचता हूँ कि गली गली में और जहाँ कण कण में भगवान शिव निवास करते हैं, वहीं इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई का भी हर जगह पूरे विश्व में जो एक गूंज उठी है, वह भी आपके बनारस की ही देन है। रविशंकर जी का सितार पूरे विश्व में जिस तरीके से चला है, और इसी तरीके से जो किशन महाराज ने अपने तबले की थाप दी और बड़े बड़े आर्टिस्ट उनके साथ में रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने संगत की है, तो ऐसी नगरी के कलाकारों को तो सृजनदा स्पार्क बढ़ावा देने की ज़्यादा मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं करता, लेकिन उनके साथ में जुड़ के अपने आप को प्रथाड़ जरूर महसूस कर सकता है कि ऐसी बड़ी नगरी के और बड़े आर्टिस्टों के साथ अगर सृजनदा स्पार्क का जुड़ाव होता है तो बहुत खुशी हम सभी को होगी। सर, अभी आपने किशन महाराज जी का नाम लिया, तो अभी विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, उनकी वाइफ किशन महाराज जी की सविता देवी जी, और उनकी माँ थी सिद्धेश्वरी देवी जी, जो ठुमरी साम्राज्य बोली जाती हैं, वो उन्हीं की शिष्या हैं सुचरिता गुप्ता जी, सविता देवी जी की। बहुत ही बढ़िया। फिर तो मैडम सुचरिता जी, बिल्कुल आपके यहाँ जैसे मेरे ख्याल से ध्रुपद आयोजन भी शायद काशी में काफी 5 दिन का ध्रुपद आयोजन वगैरह भी किए जाते हैं, और ध्रुपद की नगरी के तौर पर भी हम बनारस को कह सकते हैं। और ठुमरी जैसे गिरजा देवी जी
गाती थी, और जो आपने दादरा का एक शुरू में एक थोड़ा सा नमूना पेश किया, तो वो क्लासिकल सिंगिंग की तो एक नगरी बिल्कुल बनारस है ही, और देश को तमाम जो एक बनारस का घराना और सैन्य घराना के तौर पे जो हम कह सकते हैं दोनों, क्लासिकल संगीत और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को जो आप लोगों ने देन दी है, तो उसके लिए तो पूरा विश्व ये चीजें जानता है। और जी, वही बनारस में चारों पट की संगीत गाई जाती है, और थोड़ा सा हमें मिल गया, और भगवान के मतलब बाबा विश्वनाथ जी का कृपा रही, और बनारस की चीजों को तो खान है बनारस। ऐसी ऐसी चीजें मिलती है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एक नाव वाला भी ऐसे ऐसी चीज बता देंगे, एक रिक्शा वाला भी ऐसे ऐसे चीज गा के सुना देंगे कि मैं दंग रह जाती हूँ कभी कभी। तो बनारस के मतलब कण कण में जैसे शंकर बोलते हैं, वैसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले में संगीतकार बसते हैं। वैसे एक चीज और मैं इसमें कहना चाहूंगा मैडम, कि जो कि संगीत का कहीं न कहीं योगदान या अपन जुड़ाव अपन कह सकते हैं कि हमारी भक्ति मार्ग के साथ में भी है। जी जी और जी। भक्ति मार्ग के साथ में अगर अपन देखें तो हिंदुस्तान के जो भक्ति मार्ग के सबसे बड़े प्रणेता रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपने को संगीत के साथ भी जोड़े रखा है, और हमेशा इस माध्यम से लोगों को एक सुकून देने का प्रयास किया है। चाहे हम बनारस के हिसाब से ही देखें, वैसे तो क्योंकि वो पूरे देश की एक हमारी अमूल्य धरोहर है। कबीरदास जी हो गए, जी जी, क्या बात, तुलसीदास जी है जी, सूरदास जी हो गए, रैदास जी हो गए, सभी अपने बनारस से निकले, लेकिन पूरे देश दुनिया में जिस तरीके से उन्होंने हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, और भक्ति मार्ग उस समय, और उसमें कहीं न कहीं उन्होंने संगीत को भी एक पिरोया है। और जैसे अगर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने, आप उनका जो हम पुराना फोटो भी देखते हैं तो उसमें साथ में वीणा के साथ में हम फोटो देखते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं सोचता हूँ कि हमारे देश के तमाम बड़े इन हस्तियों ने, धरोहर ने जो कार्य किया है, तो भक्ति मार्ग के साथ साथ बनारस की एक जो जुड़ाव रहा। और जैसा मैंने कहा, एंशिएंट टाइम में भगवान बुद्ध ने भी सारनाथ में बुद्ध धर्म को पहले अपने लेसन्स वहाँ दिए। तो हमारे देश में एक आर्ट एंड कल्चर की धारा, और जैसा शुरू में मैंने आपको कहा था कि मार्क ट्वेन ने तो ये बताया कि ये तो कल्चर एंड लीजेंड से भी पुरानी, और उन सबको भी मिला लिया जाए, हिस्ट्री वगैरह सबको मिला लिया जाए तो उससे भी पुरानी नगरी, बहुत पुरानी है। तो ऐसे में इस नगरी के साथ के जो आर्ट, कल्चर, हमारी संस्कृति, साहित्य, ऐसे ऐसी चीज़ें बनारस ने दी है कि मेरे को आज आप लोग के साथ बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ना मदन मोहन मालवीय जी ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, और विदुषी एनी बेसेंट जी ने जो जिस तरीके से वहाँ पहले कॉलेज शुरू किया और उसी को BHU में, जिसमें आज आप सभी काम कर रहे हैं, कन्वर्ट किया, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीजें और इस तरीके की संस्कृति, ऐसी धरोहर अमूल्य किसी और शहर की नहीं हो सकती। सही कहा, सही कहा, सही बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये अपने में एक बहुत बड़ी धरोहर को समेटे हुए है, बहुत बड़ी यादों को समेटे हुए है बनारस। और जैसे कि आपने कहा कि मालवीय जी की जो संस्था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आज दुनिया में इसका नाम है, तो वो एनी बेसेंट जी का जो CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, वो उसकी जो है मातृ संस्था है और मदर इंस्टीट्यूशन है उसका। तो आज उसी के बेस पर जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी है। तो वाकई में ये बहुत कुछ अपने में समेटे हुए ये शहर है। और सर मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही, म्यूजिक में भी बहुत सी चीज़ें खत्म हो रही। हम लोगों का बनारस में ये हम लोगों का ये प्रयास होता है, हम लोगों का ये कि हम लोग जो चीज़ें खत्म धीरे धीरे हो रही हैं, बच्चे उस तरफ इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाएं, उनके घरों तक पहुंचाएं। जैसे हवेली संगीत है सर, हवेली संगीत धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे आपने भक्ति की बात की, तो ये भक्ति संगीत है, ठाकुर जी और कृष्ण जी के लिए जो संगीत है ये हवेली संगीत।
तो ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। गाने का रिवाज खत्म हो रहा। आगरा में भी कुछ घराने हैं जो कर रही हैं, लेकिन बाकी चीजें, लेकिन हम लोगों में यहाँ पे बनारस में जैसे विदुषी सुचेता गुप्ता जी खुद सिखाती हैं, आप खुद भी हवेली संगीत गाती हैं, और बच्चों को भी, और जो शिष्य शिष्याएं हैं जो बनारस में हैं उन तक भी पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं, कि ताकि इस तरह की चीजें बनारस में जो चीजें खत्म हो रही वो उसको रिवाइव करने का काम खास तौर से। तो सर ये बहुत, और मुझे इसलिए बताने में भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप उन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं, और उसी के लिए इतना बड़ा मंच आपने खड़ा किया है। सर बच्चों के लिए, जो बच्चे आर्ट एंड कल्चर के हैं, कभी कभी वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नहीं मेरा तो ये आर्ट एंड कल्चर वाले हम हैं, म्यूजिक वाले हैं, हम उसमें जा पाएंगे कि नहीं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम आपकी बात में दो चीज उभर के आई थी। पहले आपने हवेली संगीत की बात करी, क्योंकि बनारस के साथ में आपने आगरा का भी नाम लिया। हवेली संगीत एक भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा एक पार्ट एंड पार्सल है, और मुझे खुशी है इस बात की, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, और उदयपुर के पास श्रीनाथ जी की नगरी है, और श्रीनाथ जी, श्रीनाथ द्वारा हवेली संगीत का वो भी एक गढ़ रहा है। और आज भी वहाँ पे जब सुबह दर्शन श्रीनाथ जी के होते हैं तो हवेली संगीत पखावज के साथ में कुछ न कुछ वहाँ पे हमेशा कुछ हवेली संगीत का एक रोल रहता है। और इसी तरीके से आपने दूसरी बात कही कि बच्चों को किस तरीके से अपने प्रोफेशनल करियर में, अगर वो सोचते हैं कि संगीत के साथ अगर हम ज़्यादा चलेंगे तो प्रोफेशनल करियर में कहीं जैसे किसी को IAS में आना है, IPS में आना है, RS में आना है, कैसे आएंगे, प्रोविंशियल सर्विसेज में आना है तो कैसे आएंगे। इसका मुझे सीधा सा एक चीज़ कहना है कि अगर बच्चे छुटपन से, बचपन से, सर आप थोड़ा लाउड बोलिएगा सर, थोड़ा लाउड सर, थोड़ा लाउड। अगर बच्चे शुरू से ही, मेरा ये मानना है कि इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर आप अपने लिटरेचर से, अपनी संस्कृति से आप जुड़े रहे, आपने चाहे बहुत अच्छे म्यूजिक में आप चले गए, लेकिन साथ के साथ अगर आपने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा, आपको लाइफ को 2 टुकड़ों में आपको हमेशा बांटना पड़ेगा। और या तो आप जिस विधा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोफेशनल करियर उसी को बनाएं, और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में ही आना है या किसी और प्राइवेट सेक्टर के जॉब में ही जाना है, क्योंकि आज की तारीख में संगीत का भी बहुत अपने आप में एक बड़ा करियर है, प्रोफेशनल करियर है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत होती है। और अगर 1000 लोग आगे चलते हैं तो उसमें से कोई 5 जने मुश्किल से देश में अपना नाम कर पाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम करने वाले तो और भी कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें बैलेंस, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमें रखना पड़ेगा, तो समय पढ़ाई के लिए भी निकालना पड़ेगा, अपने शौक को भी पूरा करने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा। और आवाज आ रही है ना मैम? हेलो। अपना शौक के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि अगर आप लिटरेचर के साथ जुड़े हैं, जैसे म्यूजिक के साथ जुड़े हैं, तो आप उस बारे में, म्यूजिक के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। लिटरेचर के बारे में भी अगर आप जुड़े हैं उससे, आप किताबें पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो आपको इतनी जानकारी मिलेगी, और उन जानकारी के माध्यम से आप अपना जनरल नॉलेज जो है, जीके है, जनरल स्टडीज़ जो है, जो सारे करियर में आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी बहुत काम आती है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में आप कुछ ना कुछ, जिस खेल में जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानेंगे, जनरल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज का जो माहौल है, जो प्रोफेशनल एग्जाम्स जो भी होते हैं, उसमें आपके जनरल नॉलेज का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जितना आप बचपन से ही अलग अलग साहित्य, स्पोर्ट्स, संगीत, इनके बारे में आप खुद भी इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे भी, आपको उनके बारे में जानने की भी ज़रूरत होगी। तो इन सब चीज़ों को जब आप करेंगे, तो जब आपका जीके बेहतर होगा तो आप इन एग्ज़ाम्स में भी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल लाइफ आप चाहे किसी भी रूप में करें,
आप चाहे एक बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में आप बड़े मैनेजर बन जाते हैं, लेकिन इन सब के साथ-साथ आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, क्योंकि करियर में कोई ना कोई मुकाम तो आप हासिल करेंगे, लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए इन सब चीज़ों से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बचपन से, क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा चेहरा आ रहा है इसमें? तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो सर आ रहा है सर, बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर मेरे क्लियर सर, स्क्रीन आप बोलिए स्क्रीन पे कुछ आने लग गया था सर। इसलिए। नहीं सर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा सर, अपने आप ठीक हो जाएगा, आप बोलिए, बिल्कुल क्लियर मैं आ ये रहा कह है। रहा था कि किसी को भी अगर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो हम अच्छे नागरिक बनने की दिशा में भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अच्छे नागरिक बनने के लिए हम सबको ये ज़रूरत है कि हम हमारे देश की जो जड़ें हैं, जो हमारे देश की जो एक क्योंकि ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, जहाँ तमाम किस्म की संस्कृतियाँ आई है और आज इतने सालों बाद भी हमारी हस्ती जो है, वो एक बहुत पूरे विश्व में एक बहुत ऊँची हस्ती है। तो ऐसे देश के बारे में जब हम बचपन से ही जानने लगेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गूगल के इस युग में और मोबाइल और कंप्यूटर के युग में हम लोग हमारी खुद की जड़ों से थोड़ा-सा कटते जा रहे हैं। तो आज की जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा कि वह अपने इस कल्चर से जुड़ें और इसका कहीं नुकसान नहीं है, समय कोई ख़राब नहीं होता। ये समय आज जो आप बचपन में स्पोर्ट्स में देंगे, जो लिटरेचर में देंगे, जो संगीत में देंगे, वो आपके करियर में बहुत काम आने वाला है। मैं आपको बताऊँ कि मैं जब छोटा था, क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न था शुरुआत में कि आपने कैसे ये सारी चीज़ें शुरू हुई, चूँकि बातचीत के क्रम में वो चीज़ें नहीं आ पाई, तो मैं आपको बताऊँ कि अब मैं शुरू से जब मैं 5 साल का था, तब मैं बीबीसी लंदन सुना करता था। अगर आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस ज़माने में सारी क्रिकेट कमेंट्री 71, 72 ऑनवर्ड्स जब 5-6 साल के थे, तब से क्रिकेट कमेंट्री, हॉकी कमेंट्री ये सब सुन रहे थे। टेनिस के जो मैचेज़ हिंदुस्तान के हुआ करते थे और विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज दोनों, शशि मेनन वगैरह जब टेनिस खेला करते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डेविस कप मैचेज़ हुआ करते थे, तो उनकी कमेंट्री। अब आप ये देखिए कि 6-7 साल का बच्चा है, वो सारी क्रिकेट कमेंट्री भी सुन रहा है। उन्हीं दिनों में प्रेमचंद को भी मैं पढ़ रहा था। ये आश्चर्य हो रहा होगा आपको कि 6-7 साल की उम्र के बाद से ही आपने कैसे पढ़ने लगे। आपके बनारस के देवकीनंदन खत्री जी जो जिन्होंने बड़े तिलस्मी उपन्यास लिखे, चंद्रकांता जैसा उपन्यास जिन्होंने लिखा, तो वो चंद्रकांता भी हमने 6ठी 7वीं के आसपास तक पढ़ना शुरू कर दिया था, बहुत कम उम्र में। तो इसी तरीके से जो एक से एक हिंदुस्तान का जो हमारा आपको बनारस के ही आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि उनसे बड़ी शख्सियत जिन्होंने हिंदी साहित्य पे काफ़ी लिखा है, उनकी साहित्यिक जो भी उन्होंने लिखा था वो साहित्य हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। जयशंकर प्रसाद जी जो भी बनारस से ही थे और उनकी कमायनी को 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ लेना। तो इस तरीके से तमाम चीज़ों को हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो मेल था, इसी तरीके से स्पोर्ट्स में मैं आज के बच्चों के लिए विशेष रूप से ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक़्त हमने सारे, जैसे मैंने आपको कुछ स्पोर्ट्स बताए, न केवल उनके बारे में जानते थे, सुनते थे, समझते थे, बल्कि खेल के मैदान पे भी जाया करते थे। इन सारे खेलों को 5-6 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। बीबीसी पे उर्दू सर्विस जब सुनते थे और हिंदी सर्विस जब सुनते थे, तो उर्दू सर्विस में रज़ा अली आब्दी और वक़ार अहमद की जो आवाज़ की जो मिठास थी, वो आज भी याद है दिमाग में। रत्नाकर भारती जो बोला करते थे बीबीसी हिंदी सर्विस पे, और इसी तरीके से जब हम अलग-अलग क्षेत्र में जब जाते हैं और शुरू से ही ये सब चीज़ों का एक बचपन से, जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे वो उस वक़्त की जितनी भी मैगज़ीन्स आती थी, चाहे वो साहित्यिक मैगज़ीन्स हो, चाहे पॉलिटिकल मैगज़ीन्स हो, चाहे न्यूज़पेपर्स हो, वह सभी जो घर में एक माहौल था, उस माहौल को देखते हुए सब पढ़ना बहुत कम उम्र से शुरू कर दिया। तो एक ऑलराउंड एक जो सारी चीज़ें एक दिमाग में आना चाहिए, ये ज़रूर है कि हम मास्टर किसी में नहीं हो पाए, बट छोटी-छोटी नॉलेज हर फील्ड की उस वक़्त थी। बचपन से ही गैदर करना जो एक माइंड में बैठते चली गई, वो आज भी यूँ की यूँ इस उम्र में भी, इस मुकाम पे आने के बाद भी यूँ की यूँ ताज़ा है। और मेरा ये मानना है कि
जब एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उस वक़्त इंटरव्यू आपको बताऊँगा मैं कि बहुत लंबा चला था। मेरा इंटरव्यू दूसरे लोगों का जब 10 से 15 मिनट चला होगा, तो मेरे सिलेक्शन के वक़्त जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो काफ़ी लंबा चला और उसमें तमाम तरीके की बातें हुई। तो उन सब में भी इन सब चीज़ों का, जो कोई ये भी कह सकता है कि मैं शायद समय खराब कर रहा था पहले बचपन में, लेकिन उस दिन जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सब मेरे बीच में जो इनबिल्ट, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तमाम किस्म की बातें हो रही है, वैसे इंटरव्यू के दौरान ये सारी तमाम किस्म की उनके भी क्वेश्चन आए, मेरी तरफ से भी उत्तर होते चले गए, तो वो सभी लोगों को बड़े पसंद आए। तो उस दिन लगा कि ये सब चीज़ें बहुत काम आती है और मैं आज की जनरेशन से यही उम्मीद करता हूँ कि वह भी अपने आप को सभी चीज़ों से मतलब एक नॉलेज में रखे और इन सब चीज़ों की तरफ अपनी आँखें खुली रखे। केवल पढ़ाई और केवल मोबाइल, कंप्यूटर इसमें ना जाके सब चीज़ों से जुड़ाव जितना रखेंगे, उतना वो जीवन में एक सफल नागरिक और सफल इंसान के तौर पे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सारी चीज़ों से, क्योंकि जो नॉलेज होती है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम जब इकट्ठा होती हैं, तो वो कहीं न कहीं एक बड़े रूप में सामने आती है, वो हमारी सोच को डेवलप करती है, वो हमारे ज़िंदगी जीने के तरीके को बदलती है। तो इस तरह से मैं ख़ास तौर से आपके तरफ से, जैसा कि आपने भी कहा कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी हम लोगों को ये इस पे देख रही हैं, मैं यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि सभी कुछ पढ़ें, करियर ओरिएंटेड होके सिर्फ एक तरफ फोकस ना करें, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर तमाम तरह की जब बातें करते हैं, तो उस वक्त हम सिर्फ जो एक कैरियर ओरिएंटेड होकर के एक चीज पढ़ रहे होते हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होती है और हम इंटरव्यू में फेल होकर आ जाते हैं। तो इसलिए हर तरह की चीजें, हर तरह की नॉलेज को लेना बहुत जरूरी है। और खास तौर से सर मैं ये भी चाहूंगी आपसे इस बात को कहलवाना, जो कि हमारे बहुत से बच्चे भी देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, और चूंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो आपकी बातें ज्यादा इफेक्टिव होंगी बच्चों के लिए कि अच्छा अच्छा सर ने भी ये किया था इस तरह से। तो जैसे बच्चे आज सिर्फ गूगल पे चीजों को सर्च करके उसी में पढ़ के खत्म कर देते हैं, किताब और कापियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। वो जिंदगी में जबकि कितनी अहमियत रखती है, और जो किताबों में और जो कापियों में हम लिख देते हैं, और किताबों के जरिए पढ़ते हैं और उसको कॉपियों में जब उतारते हैं तो वो दिमाग में नक्श हो जाता है। बाकी गूगल की चीजें तो वैसे भी खत्म हो जाती हैं। तो इसके लिए आप हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको संदेश क्या देना चाहिए? मेरा मैडम यही संदेश रहेगा सभी बच्चों को, आज की जनरेशन को, कि एक तो हर चीज को आजमाने की कोशिश करें जिंदगी में। जो भी थिंग्स आपके सामने आ रही है, जो भी इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं, उसमें थोड़ा डीप विचार किया करें। अलग अलग अपने जैसे एक शौक और उनको पालना करना तो एक है ही है, साथ के साथ मेरा ये भी एक जरूर रहता है कि आप ये पूरा थिंक ओवर हर चीज में आपको करना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में वर्तमान में हैं और किन परिस्थितियों में हमको आगे बढ़ना है। इन सब पे भी हमारा विचार अवश्य होना चाहिए और जीवन में सफल आगे करियर बनाने के लिए सबसे बड़ी जरूरी, जैसे मैंने आपको कहा, कि एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। तो अच्छा इंसान बनने के अगर हम प्रयास करेंगे तो करियर में हम अपने आप ही अच्छे चले जाएंगे। अगर इंसान अच्छे होंगे तो करियर में आगे बहुत अच्छा बनेंगे, और अगर इंसान खराब होंगे तो करियर में हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, आप उसके बाद में एक डेफिनेट मुकाम के बाद, जैसे कोई सरकारी नौकरी में है, और जब वो रिटायर हो जाएगा तो कोई फिर अगर आप इंसान अच्छे नहीं है तो लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, आप पद पे हैं जब तक लोग आपके साथ रहेंगे। मैं आज की पीढ़ी से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चीज़, क्योंकि दोनों में विजुअल्स और इसमें फ़र्क है। आपने देखा होगा कि जब से टेलीविज़न आया उसके बाद में कंप्यूटर्स और मोबाइल का एक दौर शुरू हुआ है। थिंकिंग की जो इन डेप्थ होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी आई है। पहले हम लोग पढ़ते थे, हर चीज़ पढ़ के समझ के वो करते थे। आज हम केवल देखते हैं, तो पढ़ने समझने में इमेजिनेशन का रोल काफ़ी आ जाता है। जब हम अखबार पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे, या इवन जब पहले रेडियो कमेंट्री भी सुनते थे, तो अपने दिमाग में ये रहता था, इमेजिनेशन करते थे कि कैसी
जेफ थॉमसन बॉलिंग कर रहे हैं तो बड़ी तेज बॉलिंग आ रही है, डेली बॉलिंग कर रहे हैं तो किस स्पीड पर आ रही है, किशन बेदी अगर लेग स्पिन कर रहे हैं तो कैसी गेंद आ रही है, वो हम सब इमेजिनेशन करते थे। तो उस इमेजिनेशन के माध्यम से, और अब क्या हो गया कि सब चीज़ अब हमारे सामने लाइव है, तो हमारी इमेजिनेशन कमजोर हो गई। तो जहाँ मैं सोचता हूँ कि अपने स्किल को तेज करने के लिए इमेजिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल, और जितना आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और सुनेंगे, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, और उसके माध्यम से आपका नॉलेज जो गेन होगा वो हमेशा के लिए आपकी लाइफ में बना रहेगा। देखी हुई चीज़ जल्दी भूल जाती है, और जो चीज़ पे हमने गुनना है, जिसको कहते हैं कि गुना हुआ इंसान, तो वो चीज़ उसमें ज़्यादा एक असर करेगी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखेगी। यही मैं आज की पीढ़ी को मेरी ओर से अवश्य कहना चाहूँगा कि आप अपनी जड़ों से जुड़ें, पढ़ें, लिखें, गुनें, और हर चीज़ को अनुभव करने का एक कोशिश करें। साथ के साथ मैं आज, चूँकि मैं पुलिस विभाग से हूँ, तो और पुलिस विभाग में लगातार पिछले 28-30 वर्षों से फील्ड में ही काम कर रहा हूँ, चाहे डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, देन डीआईजी, देन आईजी। तो तमाम किस्म के अनुभव इस विभाग के भी हमें मिले हैं। बहुत शानदार विभाग है। और पुलिस के बारे में चूँकि मैंने आपको एक चीज़ कही, लोग बिना इमेजिनेशन, बिना खुद का अनुभव हुए, जो मीडिया में देख लिया जाता है या जो टेलीविज़न पे देख लिया या कुछ फ़िल्मों में देख लिया, उसके आधार पुलिस के बारे में छवि बनाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है। पुलिस के बारे में भी अपनी छवि, मैं इससे अपने एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को पुलिस के बारे में क्या अनुभव हुआ है व्यक्तिगत, अगर अच्छा हुआ है तो पुलिस को उसको अच्छा अनुभव करना चाहिए। मात्र ये लोगों के कहने पे कि पुलिस तो जो भी नेगेटिव बातें हैं, जो सुन लेते हैं और लोग उस पे यकीन कर बैठते हैं। अगर आप रियल लाइफ में जाएँगे तो पुलिस विभाग में ऑलमोस्ट सभी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहीं न कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हर जनता की सेवा करने का जो बढ़िया से बढ़िया कार्य हो सकता है वो कर रहे हैं। और अगर आप ये 100 जनों को पूछेंगे, क्योंकि मैंने एक अपना इस नौकरी में भी एक मिशन बनाया था। मैं तमाम स्कूलों में जाया करता था, कॉलेज में जाया करता था, बच्चों से बात करता था, 1-1, 2-2 घंटा उनसे बात करके पुलिस के बारे में उनसे बात किया करता था। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी होती थी जब मैं उनसे पूछता था कि आप यहाँ 200 जने बैठे हैं, आप ये बताइए कि आपको निजी रूप से कोई पुलिस का गलत अनुभव हुआ है क्या? तो मुश्किल से 1 जने का भी हाथ नहीं उठता था। तो फिर मैं उनको बोलता था, जब 200 में से आप में से किसी को भी गलत अनुभव नहीं हुआ, एक आध को छोड़ के, तो 199 लोगों को तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है पुलिस का, तो फिर पुलिस को आप अच्छा मानिए ना। आपका निजी अनुभव गलत है तो आप मान लीजिए गलत है, लेकिन आपका निजी अनुभव अच्छा है तो आपको पुलिस को उसी निगाह से आपको देखना चाहिए। इसी तरीके से मैं तमाम क्षेत्रों की बात मैं करना चाहूँगा कि व्यक्ति को अपने अनुभव से, और चूँकि बच्चे एक ऐसी स्टेज होती है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग उस वक्त जो सीखते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे माइंड पे असर रखती है। तो उस वक्त अगर पॉजिटिव भावनाएं, न केवल पुलिस के, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिया था पुलिस का, तो क्योंकि मैं पुलिस में जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे लगा कि 1 मिनट पुलिस की भी बात करनी चाहिए। अदरवाइज किसी भी विभाग के बारे में या किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में या किसी भी सेक्टर के बारे में, कोई भी व्यक्ति हो या व्यक्ति विशेष के बारे में, हमें कभी भी नेगेटिव धारणा बनाने से हमेशा बचना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को अच्छा मान के, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छे गुण होते हैं, तो उनके गुणों की तरफ ध्यान देते हुए हमें हर सब्जेक्ट में पॉजिटिवनेस क्या हम निकाल सकते हैं, उस तरफ अगर हमारा पॉजिटिव आउटलुक अगर लाइफ में हम रखेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत बचपन में जो एक ग्रूमिंग होगी, वो ग्रूमिंग हमेशा के लिए बहुत अच्छी होगी। मैं यही आज के जनरेशन से उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा अपना पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखें लाइफ में, हर दृष्टिकोण के प्रति अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, तो ज़िंदगी में हमेशा आप सफलता प्राप्त करें। बिल्कुल सही कहा सर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये कोविड में ही, पैंडेमिक में भी देखने को मिला, और अभी जो पीक पर जो था, तो उसमें भी जिन लोगों ने अपनी हिम्मत बनाए रखा और पॉजिटिव एक एटीट्यूड बनाए रखा, वही कोरोना से लड़ भी पाए। तो और अभी जो आपने एक अहम बात कहा कि इंसान, अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है।
हम बन तो सब कुछ जाते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। और पहले हम अच्छे अगर इंसान बनेंगे तो बाकी चीजें जो बनेंगे उसमें बहुत ही खूबसूरती, बहुत ब्यूटी आएगी और हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे और पूरी दुनिया ऐसे संवर जाएगी। तो और वाकई में सर मौलाना हाली ने कहा था कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो इंसान बनना तो फरिश्तों से बेहतर है, लेकिन थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो जाहिर सी बात है एक अच्छे इंसान। और देखिए जैसे कि आपने कहा कि पुलिस ऑफिसर के तौर पर लोगों का ये लगता है कैसे पुलिस वाले हैं तो ये, लेकिन अब हमारे सारे लोग जो काशी कला कस्तूरी से जुड़े हैं वो भी तो एक अच्छे इंसान को पुलिस ऑफिसर के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरह से अच्छा सर, ये भी एक बच्चे ने, एक सिविल की तैयारी करने वाले बच्चे ने ही क्वेश्चन किया है अभी कि सर मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए अपनी कि जो आईएएस और सिविल सर्विस की मैं तैयारी कर सकूं, उसके लिए कुछ टिप्स मुझे दीजिए। जैसा डेफिनेटली मैंने आपको एक चीज़ पहले जैसे बताई थी मैम कि हमें सभी तरफ हमारी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, सभी सब्जेक्ट्स की ओर हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। जीके की तरफ हमें विशेष ध्यान देना होगा, लेकिन साथ के साथ क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव ज़माना है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हज़ारों लाखों लोग एक साथ बैठते हैं, तो हमें इसके लिए स्पेशल कोचिंग भी लेनी पड़ेगी और स्पेशल कोचिंग और सब्जेक्ट्स मैटर पे बहुत डीप में जाना पड़ेगा, केवल थ्योरेटिकली नहीं, उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी हमें देखना पड़ेगा। और मैं इनको विशेष रूप से ये बात बताना चाहूँगा कि जितने डिफरेंट पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो आईएएस और इनकी एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, उनसे किसी न किसी रूप में आपको अपने ग्रेजुएशन के साथ तो जुड़ना ही चाहिए। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, आपको कहीं न कहीं अच्छे सेंटर पे जाके तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसका एक फ़र्क डेफिनेटली आपकी पढ़ाई में, तैयारी में आएगा। आज के वक्त में घर पे बैठ के, क्योंकि उस वक्त हमारे टाइम में तो हमने घर पे बैठ के सारी पढ़ाई कर ली थी, और लेकिन इतना प्रॉपर गाइडेंस की कहीं न कहीं हमें ये कमी महसूस होती थी। आज हम खुशकिस्मत हैं, आज की पीढ़ी की बहुत अलग-अलग लोग इस बारे में गाइड करने के लिए मौजूद हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस भी ग्रेजुएशन के साथ आपको एक शुरू कर लेनी चाहिए, और इसमें आपको 3 या 4 साल आपको पूरा मेहनत अपना देना पड़ेगा। और इसमें असफलता से बिल्कुल भी आप ना घबराएं। पहले अटेम्प्ट में नहीं होता है, कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट फिर दीजिए, फिर तीसरा दीजिए, 3 अटेम्प्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आजकल तो और भी कुछ अटेम्प्ट कुछ पर्टिकुलर लोग कैटेगरीज में बढ़ाए भी गए हैं, और 5 अटेम्प्ट तक तो सभी को दे ही दिए गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मेहनत है, डेडिकेशन है और इंटेलिजेंस की रिक्वायर रहेगा, लेकिन डिलीजेंस भी होना चाहिए। इंटेलिजेंस, डिलीजेंस और सभी चीज़ों के साथ में अगर आप कोचिंग को भी आप साथ में अडॉप्ट करेंगे, इसके लिए विशेष कोचिंग क्योंकि होती है, तो इन सब चीज़ों से चाहे आप ये किसी भी रूप में लें, लेकिन आप चाहे तो ऑफलाइन, ऑनलाइन आजकल सब किस्म की कोचिंग भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप ये सभी प्रयास करें, तो मुझे खुशी होगी कि आप इसमें कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल सर, वो आपकी बातों को अच्छे से सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि किस तरह से हमको डेप्थ में जाकर और सारे एस्पेक्ट को देखना होगा। और सबसे अहम बात तो मुझे ये लगती है कि माँ बाप को शुरू से ही बच्चों को प्रेमचंद की भी कहानियां पढ़ानी चाहिए, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास को भी पढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से आपने छोटी सी उम्र में पढ़ा, और पढ़ने पर वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जिंदगी के हर हिस्से में आपको काम आती चलेगी और उसका एक असर पड़ता है सर जिंदगी जीने का। प्रेमचंद की कहानियां जो मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो गरीब मजदूर और किसानों की कहानी है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिल पर असर करती है, हमारे जहन पर असर करती है। और ये सब कहानियां जो सच्ची कहानियां हैं, जो उन्होंने कोई सिगार का कश लेते हुए और अच्छे ड्राइंग रूम में बैठकर वो कहानियां नहीं लिखी हैं, वो उन्हीं मिट्टी में बैठकर उन्होंने कहानियां लिखी, उन्हीं कमियों के बीच में रहकर कहानियां लिखी हैं। तो वो सब हमारी जिंदगी में एक दरपा असर छोड़ते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको भी देखा और आपको महसूस किया कि किस तरह से सारी चीजें कि आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आपका डिवोशन है, जो आपका सेवा भाव है, वो आपका दिख रहा है और आपके
जो सृजन स्पार्क है उसके जरिए भी और बाकी कामों के जरिए भी, और जो आपका तरीका होगा सिविल सर्विस में आने के बाद, एक आईपीएस अधिकारी, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपके काम करने का जो तरीका होगा वो कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद और लोगों की बातों का कहीं ना कहीं वो पीछे एक असर जरूर होगा। मैडम, आपने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में उनके साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो आपने उनकी कहानियों के बारे में कहा, जब मानसरोवर की सारी कहानियाँ, सारे पार्ट्स की जब मैं बचपन में जब पढ़ता था, और जब मैंने बहुत कम उम्र में गोदान पढ़ा था, होरी की जो कहानी है तो वो आज भी दिमाग पे असर करती है। और आज भी ऐसा लगता है कि 100 वर्ष बाद भी, करीब करीब 100 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन आज भी हमारे गाँवों में, हमारे कस्बों में प्रेमचंद की कहानियाँ आज प्रैक्टिकल रूप में भी हमें सामने दिखती है कि आज भी वही स्थितियाँ हमें मिलेगी, चाहे वो नमक का दारोगा हो या कोई भी हो। इस तरीके की सारी चीज़ें हमें आज भी सामने दिखेगी। तो साहित्य हमेशा समाज का एक आईना होता है, और मैं सोचता हूँ कि वही जो आज मुंशी प्रेमचंद के ज़माने में था, वही आज भी है। और मतलब एक कहना चाहिए कि ऐसे साहित्य, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद का हो, चाहे हमारे देश का जो सारा तमाम साहित्य है, आज चूँकि मैं मेवाड़ से हूँ और मीरा ने अपना अधिकतर समय मेवाड़ में दिया, चित्तौड़ में वो रही, और मुझे बड़ा खुशी है बताते हुए कि मीरा के मंदिर जो बना हुआ है, जब मीरा उस वक्त आज से 400-500 वर्ष पूर्व जब जहाँ भगवान कृष्ण की किया करती थी सारी आरती, और उनके उसमें सारी जो अपने गीत रचे थे, उसी जगह, उसी मंदिर में मैंने हमारे पैट्रॉन्स मोहम्मद हुसैन साहब हैं, उनका एक प्रोग्राम आज से 7-8 वर्ष पूर्व उसी जगह उन्होंने, हुसैन बंधुओं ने मीरा के भजन को गा के उस माहौल को जो आनंदमयी किया, तो वो भी मैं कभी भूल नहीं सकता। तो इस और मीरा का कहीं ना कहीं बनारस से भी जुड़ाव रहा है। बनारस भी, जैसा पढ़ा गया है मीरा के बारे में कि बनारस भी मीरा आई थी, काशी आई थी, और मतलब जनरल कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यही है कि हम इन सब चीज़ों से जुड़े रहें, आज की पीढ़ी भी इन सब चीज़ों से जुड़ाव बनाए रखें, तो बहुत आगे जाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि काशी कला कस्तूरी जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे मुझे जानकारी सारी मिली है और जो मैंने देखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सृजन द स्पार्क भी आप लोग के साथ जुड़ के बहुत गर्व महसूस करेगा। और काशी में जो हमारे सांस्कृतिक राजधानी जिसको कहा जा सकता है, उसमें संगीत को आगे बढ़ाने में, साहित्य को आगे बढ़ाने में जो भी योगदान हो सकेगा, उस योगदान को पूरा करने का हमारी तरफ से पूरा सृजन द स्पार्क का और हमारी सारी टीम, जहाँ पूरे जितने भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। और हमें काशी में भी आके कोई ना कोई कार्यक्रम हमारी संस्था के लोग वहाँ आके करना चाहेंगे, और काशी कला कस्तूरी के साथ मिलकर उनको बहुत अच्छा लगेगा। सर बिल्कुल, हम लोगों की भी बेइंतहा खुशी होगी कि इस तरह से हम लोग साथ में, क्योंकि मोटो एक है, विजन एक है, और जो चाहते हैं, जो एक सेवा भाव है हर तरीके की चीज़ों को करने का, वो होना चाहिए। और वैसे भी सृजन द स्पार्क तो दुनिया के बहुत से देशों से लेकर और अपने मुल्क के बहुत से स्टेट में है, लेकिन अभी सांस्कृतिक राजधानी से अछूता था, अब वो उसमें भी आ चुका है क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी सच में ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है जी। बहुत खुशी हुई कि आप काशी कला कस्तूरी में आए, और सच में सब बहुत बच्चों ने सुना आपका, और कमेंट्स मैं देख रही थी कि सच में बहुत ही आज फ्रूटफुल रहा आज का हमारा सेशन, आज का दिन। और आप हमारे काशी कला कस्तूरी में आए, उसके लिए सच में वी आर फीलिंग सो प्राउड टुडे कि आप जैसे लोग हमारे इस मंच पे आए आज।
और सर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, और सभी आपके सृजन द स्पार्क के लोग भी सुन रहे होंगे, और कि विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, जिनका ताल्लुक असम से है। आप हिंदी बिल्कुल नहीं जानती थी, और असमी आपकी बोली, आपकी मातृभाषा असमी है, मदर टंग। और जब लेकिन इनको बचपन से ही कहीं ना कहीं ये था कि मुझे ठुमरी सीखना है, मुझे दादरा सीखना है, मुझे बनारस का संगीत सीखना है। और वो जब भी असम में रेडियो पे जब आता था, सर शायद अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं, या अभी फिर हो सकता है कनेक्ट हो जाए सर, क्योंकि इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी चीजें हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सृजन द स्पार्क को भी सांस्कृतिक नगरी से ये जुड़ेगा, ये बहुत अहम बात है, और अच्छा लग रहा है ये सुन के भी। और हो सकता है सर अभी फौरन जुड़ जाए। मेरे ख्याल से उनका ना थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ हो रहा था, लेकिन जुड़ भी सकते। अभी मैंने कहा था सर से कि सर अगर बाय द वे अगर होता है, क्योंकि अब हम लोगों का प्रोग्राम ये खत्म ही हो रहा है, तो मैं ये बात कर रही थी, और ये बात करते हुए अपनी बातों को मैं खत्म करूंगी। लेकिन अभी 1 मिनट हम लोग देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं अगर सर जुड़ जाते हैं तो। और काफी लोग, सारे लोग जुड़े हुए थे। ये बहुत अच्छा लग रहा था कि सृजन द स्पार्क के लोग और काशी कला कस्तूरी दोनों लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना, इस प्रोग्राम में पूरे टाइम साथ में रहे। और अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब का मैं बेहद ममनून हूँ कि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब को। मेरे ख्याल से लिव हो गए होंगे। सर फोन कर रहे हैं, आप 1 मिनट बोलते रहिए। हाँ जी सर। वो एक्चुअली आवाज आ रही है? मैं अपने दर्शकों से माफी चाहती हूँ कि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज आ रही है इस तरह की चीजें दिक्कतें दरपेश हो जाती है। जी जी जी, आवाज आ रही है सर। तो मैं आपको एक बता रही थी, मैं इनके बारे में कि सर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। हेलो हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी। जल्दी जोड़ ले। जी सर, आवाज आ रही है। मैं दूसरे उससे जोड़ने की प्रयास कर रहा हूँ, दूसरे लैपटॉप से जोड़ने की प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कहीं सर बिल्कुल आवाज आपकी क्लियर आ रही है। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो हेलो सर, आवाज क्लियर आ रही है आपकी।
करना पड़ेगा, अपन दूसरे लैब। शर्मा, आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर दोबारा जुड़ रहे हैं। अब आ रही है। अब खत्म ही हो जी रहा जी। है। हाँ हाँ, बस सर जुड़ रहे हैं। सबको हो ही गया है, उनको भी जी जी। बहुत अच्छा उन्होंने कहा, और बच्चों को बहुत हाँ ही बहुत बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और ये जो हमारा मिशन बिल्कुल। कला कस्तूरी की सबको लेके चलने का, और यंगस्टर्स के लिए आज का बहुत ही फ्रूटफुल रहा, और बच्चे जरूर सर फायदा क्या उठाएंगे। शायद नेटवर्क सर क्या शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं। बस मेरा प्रोग्राम खत्म ही है, और बस एक बार सर जुड़ जाते हैं और उसके बाद हम लोग फिर दो बातें कुछ करके और फिर प्रोग्राम हम लोग खत्म करते। सर जुड़ रहे हैं। बहुत इस तरह से जी सर। नहीं नहीं, बैक स्टेज पे नहीं है आप ऑन हो, आप आइए। हाँ, फोन काट दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, मैं देखती हूँ। कभी कभी इस तरह की नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। आ गया, जी सर। आ गए मैडम। जी जी। हाँ जी 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 सर, आवाज आ रही है अब। सॉरी मैडम, ये अचानक यहाँ नेटवर्क जिससे मैं जुड़ा हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया था, वाईफाई। मैं ये कह रही हूँ, तो आवाज सर आ वापस, रही है, बिल्कुल आ रही है सर आवाज। हाँ उस वक्त डिस्टर्ब हो गया था तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था ये। सर मेरी आवाज तो आ रही है आपको? जी 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 हाँ मुझे आ सर, रही है कोई आपकी बात नहीं आवाज है। अब। कुछ इस तरह के जी इश्यूज हो जाते हैं जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं। और सर मैं आपको बता रही थी कि विदुषी सुचेता गुप्ता जी जो बिल्कुल भी नहीं जानती थी हिंदी और इस तरह के यहाँ की भाषा को, लेकिन बचपन से ही इनको ये लगा कि नहीं, मुझे बनारस घराने के संगीत को सीखना है। जबकि वहाँ पे जो घराना चल रहा था, ग्वालियर घराना और कुछ कुछ चीजें थी, तो सीख रही थी। लेकिन वो जब विविध भारती पे जब वो गाने सुनती थी या ठुमरियां सुनती थी विदुषी सिद्धेश्वरी देवी जी की और उनकी, तो उनको लगता था कि ये है क्या चीज। लेकिन इनको इनके कानों में रस घूमता था और उनको लगता था कि नहीं, ये मैं सीखूंगी तो जरूर, अब कैसे सीखूं ये इनको समझ में नहीं आता था कि असम कहाँ है और बनारस कहाँ है। तो इत्तेफाक की बात है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी। और ये बात जो है काशी कला कस्तूरी के तो सभी व्यूवर्स जानते हैं, लेकिन सृजन स्पार के भी व्यूवर्स सुन रहे होंगे कि जब इन्होंने सोचा कि कैसे, और वो महज 12 साल की उम्र थी जिस वक्त इनको ये लगा कि मुझे ये सुनना, ये है क्या चीज। ये जब ठुमरी और दादरा जब बनारस का जब गाया जाता था, यहाँ के कलाकार जब गाते थे विविध भारती पर, तो इन्होंने कहा अच्छा। तो इत्तेफाक के बाद सविता देवी जी गुवाहाटी गई हुई थी किसी कॉन्सर्ट में, तो वो वहां के न्यूज़पेपर में था कि बनारस घराने की सविता देवी जी दिल्ली से आ रही हैं। तो इन्होंने वो, और आपका घर जहाँ है और गुवाहाटी, ये ओवरनाइट जर्नी है। ओवरनाइट जर्नी है। 12 साल का बच्चा वो अपने मामा से जिद करता है कि नहीं, मुझे जाना है, लेके आप चलिए। और वो आती है गुवाहाटी। गुवाहाटी आने के बाद उनसे वो मिलती है, तो उन्होंने सोचा कि ये 12 साल का बच्चा है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे संगीत सीखना चाहती हूँ बनारस का। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तो इतनी दूर रहती हूँ, तुम कैसे आ पाओगी, कैसे रहोगी? तो इन्होंने कहा मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन आप मुझे ले चलिए।
तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं दिल्ली से मैं तुमको लेटर भेजूंगी, आप मुझे एड्रेस दे दो। तो लेकिन इनसे कहा कि आप मुझे कुछ सुनाइए। इन्होंने जब सुनाना शुरू किया तो सविता देवी जी, जो आप उनकी वाइफ है क्या किशन महाराज जी की, उन्होंने कहा कि ये बच्चा वाकई में तो ध्रुव तारा है, ये उनकी उनकी वर्डिंग थी। कहा कि नहीं, मैं तुमको जरूर सिखाऊंगी, और उन्होंने दिल्ली बुलाया। तो दिल्ली गुरु शिष्य परंपरा से ही इन्होंने फिर सीखा है वहां दिल्ली में, और दिल्ली के बाद फिर वो बनारस आ गई, और दिल्ली में ही उन्होंने सविता देवी जी से ठुमरी, दादरा और बाकी चीजें भी सीखी। और चूंकि शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत तो वहां सीख ही रही थी, शास्त्रीय संगीत तो सीख ही रही थी शुरू से ही 5-6 साल की उम्र से, लेकिन ये सब उपशास्त्रीय संगीत की और खासकर बनारस की विधा जो उनको असम से गंगा किनारे बनारस ले आई, और बिल्कुल भी हिंदी नहीं जानती थी। और जब अभी भी आप जब आप इनका सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि कहीं वो अटक रही है, कुछ अटक रही है, कुछ बांग्ला का, कुछ असमी का अंदाज लग रहा है। लेकिन यही वजह है कि इन्होंने कहा नहीं, मुझे सीखना है। और जब पहली बार इन्होंने 12 मासा गाया, अब सोचे 12 मासा गाने के बाद जब स्टेज से उतरी है तो इन्होंने, लोगों ने कहा कि बनारस के एक बहुत ही प्रख्यात कवि है पंडित हरिराम द्विवेदी, और ये आकाशवाणी के बहुत ही रिनाउंड अनाउंसर भी थे। तो इन्होंने, वो अनाउंस कर रहे थे, उस प्रोग्राम के अनाउंसर थे। उन्होंने कहा कि और उस वक्त महज ये 18 या 20 साल की ऐसी उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये आप बताइए कि मैं आपको बहुत सी कविताएं, बहुत सी यहाँ की बंदिशें दूंगा, बहुत से गीत दूंगा अपना लिखा हुआ, बहुत अच्छा वो लिखते हैं, तो आप गा पाइएगा? तो इन्होंने कहा कि आपको मैं देना चाहूंगी, आप गाइएगा। तो इन्होंने कहा कि हमको तो हिंदी आता ही नहीं है, मतलब अपने टूटी फूटी जबान में कहा। तो वो बहुत ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा आपने तो अभी इतना अच्छा 12 मासा शुद्ध प्रोनाउंसिएशन के साथ गाया है, और ये आप कह रही हैं कि मुझे 12 मासा, मुझे ये हिंदी नहीं आती, ये कैसे? तो लेकिन इन्होंने फिर हिंदी सीखी, फिर यहाँ की बंदिशों को, यहाँ के गीतों को, और सबसे बड़ी बात संस्कार गीत सर, संस्कार गीत के 64 जो प्रकार, 64 प्रकार है, वो इन्होंने वो सीखा, बच्चों को सिखाया, बनारस के घर घर को तक पहुंचाया। कम से कम इनका बहुत बड़ा रोल है। मुझे यही लगता है कि जो इंसान हिंदी ना जानता हो और फिर वो आके बनारस के भोजपुरी के हिसाब से वो गाना, वो आसान नहीं होता है। और आप 22 भाषाओं में गाती हैं, आपने अब तक 22-24 भाषाओं में आपने अब तक गाया है। तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊं। नहीं, बहुत ज्यादा बोल दिया शबनम जी। शबनम आपने बहुत ज्यादा आपके बारे में जान के, और उस दिन आपसे एक बार बात भी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी काशी तो ऐसी नगरी है जो हर एक को खींच के अपनी तरफ लाती है, और आप संगीत के सेवा के लिए इस नगरी में आए, और जिस तरीके से आपने हिंदी ना जानती होगी, जिस तरीके से शुद्ध अपने दादरा और ठुमरी और इन सब का अपने, और बहुत बड़ा नाम और न जाने कितने लोगों को आपने सिखाया है, तो बहुत काबिले तारीफ है। और ऐसी शख्सियत को हम शबनम मैडम जरूर चाहेंगे कि एक बार सजन द स्पार्क, क्योंकि क्लासिकल प्रोग्राम्स को भी बहुत प्रमोट करता है, तो फेसबुक लाइव मैडम का एक बार जरूर सजन द स्पार्क मैडम की सारी अच्छी जितनी भी इन्होंने देश विदेश में अपना नाम कमाया है, तो हम भी उनसे लाभान्वित होना चाहेंगे। और हमारे जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आपको सुन के अपने आप को कृतार्थ महसूस करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आज आपकी बात सुन के मुझे भी एक थोड़ा सा सितारा देवी जी का एक छोटा सा एपिसोड याद आ गया, क्योंकि वो भी आपकी बनारस से ही थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनको, जब वो बहुत छोटी थी, एक आशीर्वाद दिया था और उनको कहा था कि आप कथक में आगे बढ़िए। जैसे और आगे जाके वो कथक में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नाम बनी, इसी तरीके से आपको भी आपके गुरु माँ ने इधर की तरफ डाइवर्ट किया, और बनारस में आके आपने जिस तरीके से संगीत की सेवा की अतुलनीय है। और फिर बनारस घराना, ध्रुपद, ये तो सब अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, जो हम जैसे आम इंसान से काफी ऊपर की चीज है। बहुत क्या बात। शबनम आप म्यूट हो। आपका म्यूट आ रहा है मैडम। आ रही है मेरी? अब आ रही सर, आवाज आ रही? आ रही। अच्छा जी,
तो मैं एक चीज ये भी आपको बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि हम लोग बनारस की बहुत सी चीजों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये घरों तक, और खास कर ये काम कि जो लेडीज हैं, लेडीज तक अगर जो चीजें पहुंचेंगी तो वो जब अपने घरों में गुनगुनाएंगी तो बच्चों तक आएगी चीजें, और फिर पूरा घर का जो माहौल है वो संगीतमय हो जाएगा। इस बात को ख्याल रखते हुए एक संस्था महिलाओं की बनाई की सप्तक नाम से, उसमें सर 80 इयर्स तक की महिलाएं हैं, और वो महिलाएं जो कभी संगीत का सा भी नहीं जानती थी, आज वो महिलाएं दे रही हैं अपना स्टेज परफॉर्मेंस, वो इनकी शिष्या बन करके, क्योंकि इनका मकसद ये था कि नहीं, हमें एक संगीत घर घर पहुंचाना है। और सारी महिलाएं सब 60, 70, 80 प्लस वाले लोग भी आपसे सीख रहे हैं। उसमें आते हैं रोज शाम को, एक जगह है, अभी तो ऑनलाइन सीख रहे हैं, और वो सारे परफॉर्मेंस देती हैं, और वो क्या उनको ताल है, क्या सुर है, क्या चीजें हैं, और सब पर भाकर उनको एग्जाम दिलवाए कि नहीं आपके पास एक टारगेट रहेगा। तो उससे मकसद सिर्फ हम लोगों का ये था सर कि घर घर तक संगीत पहुंचे। जब ये महिलाओं में संगीत का बीज बोया जाएगा तो इनके बच्चे भी, इनके घर के लोगों में भी संगीत का एक वातावरण होगा, और बनारस का संगीत घर घर पहुंचेगा। इस बात को ख्याल रखते हुए इन्होंने ये सब चीजें भी शुरू किया। और सर एक चीज बता रहे कि अभी हमारा बनारस में कजरी गायन का परंपरा है बरसात में, तो बरसात में कजरी गाते हैं। तो अब हम लोग एक हफ्ता का कजरी करेंगे, एक हफ्ता लगातार बच्चे गाएंगे, उसके बाद महिलाओं का भी हम लोग कजरी उत्सव का आयोजन करेंगे। ये ऑनलाइन, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑनलाइन किया, ऐसे तो हम लोग करते थे, लेकिन रुकना नहीं है। और कजरी के समय कजरी गाना है, होली के समय होली गाना है, चैती के समय चैती गाना है। तो ये चीज जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, और बनारस के संगीत को बचाने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, तो उसी को बढ़ाना है। बस यही बस सेवा भाव से कर रही हूँ, और सबके आशीर्वाद रहेगा, सबका दुआ रहेगा, तो जरूर एक दिन बनारस का भी चीज सबके पूरा वर्ल्ड में है ही, नाम ही है। बिस्मिल्लाह खान साहब को कौन नहीं जानता है। उनका एक सुना होगा आपने, बीरन भैया अले अनवैया वासावनवा में ना जैबे नदी। इतना रस है बनारस के गीत में। तो बस यही सेवा है, सेवा भाव से कर रही हूँ। अब ऊपर वाले जितना दिन चलाएंगे जरूर करेंगे। मैडम आपने बहुत अच्छी बात कही, और वास्तव में संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट चाहे वो किसी भी उम्र का हो जाए, वो तब भी सीखता ही रहता है। जी। हर बड़े से बड़ा आर्टिस्ट अपने जब पूरी शिखर पे होता है तब भी वो हमेशा यही मानता है, अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है, कि वो अभी तो एक जस्ट सीखना शुरू किया है। सीख रहा है, रोज सीखने को मिलता है। जी, और न उम्र का कोई इसमें वो है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफी लेट भी संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया है, और उन्होंने भी बहुत नाम कमाया है। तो मैं सोचता हूँ कि आप जो ये कार्य कर रही हैं, और हर किस्म, हर उम्र, हर तरह के लोगों को आप जो शामिल करके संगीत को आप उसमें बढ़ावा दे रहे हैं, तो वह न केवल संगीत की सेवा है, बल्कि उन लोग के लिए भी जिनको आप अपने साथ में जोड़े हैं, उनको भी एक मानसिक शांति का, एक आत्मिक शांति का बहुत बड़ा साधन आप प्रोवाइड करवा रही हैं। इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। बिल्कुल सर, 3 पीढ़ियां एक साथ लगातार सीख रही हैं, बहू, पोता और सास 3 पीढ़ियां आती हैं एक साथ सीखने के लिए भी। खैर सर, आपसे बात करके काशी कला कस्तूरी पर आप आए और अपना कीमती वक्त हमको दिया, वरना एक IPS ऑफिसर के पास इतना वक्त हो मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपने हम लोगों को अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया। इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और बनारस का पूरा मंच, पूरे लोग, जो लोग काशी कला कस्तूरी से जुड़े हैं, सब तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और इतनी अच्छी बातें हुई, इतनी चीजें हुई, और ये भी लगा कि एक अच्छा इंसान जो साहित्य, संस्कृति, कला, स्पोर्ट्स, सब चीजों में किस तरह से अपने वक्त को उन्होंने मैनेज किया, ये भी एक कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा था।
और इसी के साथ हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खासतौर से आपका। आदाब, नमस्कार। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैंने शुरू में भी इस मुलाकात के शुरू में भी कहा था कि काशी के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि मैं काशी विश्वनाथ की नगरी के साथ किसी न किसी रूप में आज जुड़ा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। और आज भी पूरे 1.25 घंटे में ये बाबा का ये आशीर्वाद था कि मेरे को कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल या इमरजेंसी कॉल इस बीच में 1.25 घंटे में नहीं आया, क्योंकि इस नौकरी में कहीं ना कहीं ऐसे अर्जेंट कॉल आ ही जाते हैं, तो कहीं डिस्टर्बेंस भी नहीं हुआ। डिस्टर्बेंस हुआ तो नेट का जरूर 2-4 मिनट के लिए हुआ, अदरवाइज कार्य के संबंधित कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरी शुभकामना देता हूं कि पूरे सजन स्पार्क परिवार की ओर से भी शुभकामना देता हूं कि काशी कला कस्तूरी इसी तरीके से संगीत की सेवा करते रहे और संगीत के क्षेत्र में जहां भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मदद की जरूरत होगी वो भी हमेशा आपके लिए खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लीव हो जाइए, आप लीव होइए, आप लीव हो जाइए।